गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष। बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम जानेंगे ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकार। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का अर्थ। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। ये अधिकार मानवता पर आधारित है। JES फॉसेट के अनुसार मानव अधिकार कभी कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको की व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से संबंधित हैं। साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं। ये आपकी परिभाषा है। मानव अधिकारों का विधायन द्वारा सृजन नहीं किया जा सकता, वरन इनकी स्थिति स्वाभाविक होती है। सार्वजनिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में प्रस्तावना में के साथ 30 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों, मानव की महान महत्ता तथा मनुष्य एवं स्त्री के समान अधिकारों की समानता में निष्ठा व्यक्त बात की गई है। इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 और 2 सामान्य हैं और अनुच्छेद 3 से लेकर 21 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 22 से 27 आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 28 से 30 उप सहारात्मक हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, अतः वे अधिकारों तथा महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उसमें विवेक तथा चेतना है, इसलिए उनको मातृत्व भावना रखनी चाहिए। नंबर 2 अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों तथा स्वतंत्रता को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकारी है। अनुच्छेद 3 जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 4 दासता तथा दास व्यापार। अनुच्छेद 5 अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध। अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कानून के समक्ष समानता और विधिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 12 और 13 घूमने फिरने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से किसी भी देश को छोड़ने का अधिकार तथा अपने देश को वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 14 में विश्राम तथा स्थल प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 15 और 16 में राष्ट्रीयता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में संपत्ति रखने का अधिकार। अनुच्छेद 18 में विचार, अंतरात्मकता तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति तथा संपत्ति प्रकट करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 में शांतिपूर्ण ढंग से सभा और संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 और 25 में कार्य करने का अधिकार। रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अवसर चयन का अधिकार। 26 में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और अनुच्छेद 27 में विभिन्न कलाओं में आनंद लेने का अधिकार तथा वैज्ञानिक विज्ञापनों में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 28 में इस घोषणा पत्र को पूर्णतः प्राप्त करने का किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 में इसमें उन दायित्वों का निर्वाचन किया गया
जिनका व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति निर्वाह करना है। अनुच्छेद 30 इसमें कहा गया है, कोई भी राष्ट्र इन अधिकारों की विवेचना और दृष्टिकोण से नहीं करेगा, वरन इसमें घोषणा पत्र निहित अधिकारों को प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। अगला पॉइंट आता है, स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कदम। भारत 1966 के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का एक सदस्य है। भारत में इनमें निहित मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व स्वयं लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई है। इस कमीशन में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कमीशन का अध्यक्ष व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो, एक सदस्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या हो, दो सदस्य मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ हो, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और आयोग का महासचिव ये आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है। उपयुक्त सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेगा। ये समिति निम्नलिखित सदस्य होंगे। भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, लोकसभा स्पीकर इसके सदस्य होंगे, गृह मंत्रालय का मंत्री सदस्य होगा, लोकसभा के विपक्ष दल का नेता सदस्य होगा, राज्यसभा के विपक्ष दल का नेता सदस्य होगा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन इसका सदस्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय का आसीन जज या हाई कोर्ट का आसीन मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त किया जा सकता है। कमीशन का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष का होगा। सदस्य दोबारा भी बनाए जा सकते हैं। कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होगा, अर्थात वह 70 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट आता है, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। किसी व्यक्ति या आहत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर तफ्तीश करना, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत पर विचार करना, मानव अधिकारों के उल्लंघन में सरकारी अफसर द्वारा बरती गई अवहेलना पर विचार करना, किसी न्यायालय में मानवाधिकार संबंधी मामले यदि लंबित पड़े हों तो उस न्यायालय की अनुमति से उसमें हस्तक्षेप करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, जनता को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ऐसे प्रचार के लिए प्रकाशित सामग्री तैयार करना तथा जनसंचार के साधनों का भी उपयोग करना, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन भी करना, संविधान द्वारा प्रदान किए संरक्षणों की पुनरीक्षा करना तथा उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना। 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत भारत के राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे। आयोग का अध्यक्ष जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, एक सदस्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, एक सदस्य राज्यसभा का जिला जज हो या रह चुका हो, 2 सदस्य मानवाधिकार का ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त रखने वाला व्यक्ति होगा। सेक्रेटरी एक व्यक्ति राजकीय आयोग का मुख्य अधिकारी भी होगा। आयोग का मुख्यालय राज्य
शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल समिति की सिफारिश पर इनको नियुक्त करेगा और इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति भी होंगे। राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होगा। विधानसभा का स्पीकर जो कि सदस्य होगा। गृह विभाग का मंत्री जो कि सदस्य होगा और विधानसभा के विपक्ष दल का नेता जो सदस्य होगा। जिस राज्य में विधान परिषद होगी उसका चेयरमैन तथा विधान परिषद के विपक्ष का नेता भी इस समिति के अध्यक्ष, इस समिति के सदस्य होंगे। हाईकोर्ट तथा जिला न्यायालय के आसीन जज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किए जा सकेंगे। सभी सदस्यों की कार्यकाल नियुक्ति की तिथि 5 वर्ष होगी, परंतु वे 70 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक ही इस कार्य को कर सकेंगे। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया उस समय भारत को निर्मात्री सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। संविधान निर्मात्री सभा ने इस घोषणा पत्र पर ध्यान दिया और बहुत से मानवाधिकारों को भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया, जिसमें संविधान विधि के समक्ष सभी को समान स्थिति देना है। संविधान आदेश देता है कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। संविधान की धारा 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्र अधिकार पर विवेचन किया गया। इसमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं कि वाक स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और दूसरा है शांतिपूर्वक तथा निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, संस्था या संघ बनाने का अधिकार, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण मूवमेंट का अधिकार, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्यय का अधिकार, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।